नमस्कार। आज शिक्षक दिवस की सभी को शुभकामनाएं। आज हम नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं, एक मिराज यूपीएससी, जिसमें हम करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे और उसके बाद सारे यूपीएससी का सिलेबस उसके बारे में बताएंगे। लेकिन जो 5 सितंबर का करंट न्यूज़ है, क्या इम्पोर्टेंट रहा है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं रहा है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। अब आगे देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम नए कोर्स से। ट्रूथ इज़ द पाथलेस लैंड। इन सच्चाई एक राह विहीन जगह है, यानी कि किसी भी तरीके से आप सच्चाई को नहीं जान सकते और जहां आप चलते हैं वहीं से रास्ता बन जाता है। अब स्टार्ट करते हैं 5 सितंबर का न्यूज़। सबसे पहले आर्थिक आधार पर आरक्षण का न्यूज़ था, जो कि दैनिक जागरण में था। तो जो आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है वो किस प्रकार है, क्या दिया जाना चाहिए, क्या सामाजिक या जाति के आधार पर दिया जाना चाहिए। तो सामाजिक न्याय, क्या सामाजिक आरक्षण ही एक तरीका है? सामाजिक न्याय देने का एक ही तरीका है। सोशल जस्टिस क्या होता है? मतलब समाज में जो दलित वर्ग हैं उनको न्याय देना, या जो आर्थिक असमानता है उसको पूरी करना, वो सामाजिक न्याय है। तो क्या आरक्षण ही एक तरीका है? तो आरक्षण के बारे में थोड़ा पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। लोकसभा और विधानसभा में 10% आरक्षण है, जो कि 10 साल के लिए था। उसके बाद हर 10 साल को बढ़ाया गया था आरक्षण। तो अभी 2026 तक बढ़ा दिया गया है। अब जो आरक्षण बढ़ा दिया गया है 2026 तक, 104वां अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत 2026 तक लोकसभा और विधानसभा में 10% आरक्षण, जो कि ST SC के लिए है ना। ST SC के लिए 10% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो आर्टिकल 330 है, आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में और राज्यसभा में 10% आरक्षण है ST SC के लिए, और विधानसभा में आर्टिकल 332 के तहत आरक्षण की व्यवस्था करी गई है। और उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद से ही स्कूलों में, कॉलेजों में ST SC के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। लेकिन 1991 में VP सिंह की सरकार ने OBC का आरक्षण 27% आरक्षण कर दिया था। OBC का आरक्षण कर दिया था 27%। VP मंडल की अध्यक्षता में एक कमीशन बिठाया गया था। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी 1980 में उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी। इसी VP मंडल की, यानी कि बिंदी प्रसाद आयोग, उसकी सिफारिश के आधार पर 1980 में VP सिंह की सरकार थी। उन्होंने 1991 में OBC में 27% आरक्षण लागू कर दिया, और बाकी जो पहले से दिया जा रहा था। उसके बाद 2006 में मनमोहन सिंह सरकार ने मेजर सिन्हा कमीशन बिठाया था। मेजर सिन्हा कमीशन वो इस आधार पर बिठाया था कि क्या इकोनॉमिक आधार पर भी आरक्षण दिया सकता है, क्या इकोनॉमिक आधार पर भी आरक्षण दिया जा सकता है। उसी मेजर सिन्हा कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने 2019 में 103वां अमेंडमेंट, जिसमें 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी सामान्य लोगों के इकोनॉमी वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देने की बात कही थी, जो कि मेजर सिन्हा कमीशन 2006 में बिठाया गया था, उसी के आधार पर हैं। लेकिन इसके बाद इसके खिलाफ जो 10% रिजर्वेशन दिया गया है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्या मुद्दे हैं? क्या इकोनॉमिक रिजर्वेशन संवैधानिक है? क्या आर्टिकल 15 या 16 के तहत इकोनॉमिक रिजर्वेशन दिया जा सकता है? क्या यह इंदिरा साहनी केस, जो कि 50% रिजर्वेशन की बात करता है, इंदिरा साहनी जो केस है 1991 का है, इंदिरा साहनी केस के तहत, यानी कि रिजर्वेशन की सीमा 50% तक लिमिट कर दी गई थी। रिजर्वेशन की सीमा 50% तक लिमिट कर दी गई थी। क्या उसके आगे भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है? और क्या 50% रिजर्वेशन का मामला, क्या 50% रिजर्वेशन का मामला, क्या यह बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है? क्या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है? ये भी हम देखेंगे, आगे देखते। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट को करना है। लेकिन क्या सोशल जस्टिस के लिए आरक्षण ही जरूरी है, और कोई उपाय नहीं हो सकता है? तो कालेकर कमीशन ने जाति को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े आधार बनाया था। जब फर्स्ट पिछड़ा वर्ग कमीशन बिठाया गया था काका कालेकर, उन्होंने क्या बताया था कि जाति को ही सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा आधार माना था, मतलब। लेकिन क्या आर्थिक आधार नहीं होता? क्या हमें आर्टिकल 15(4) और 16(4) में, जो कि समानता का अधिकार देता है, उसके तहत क्या आर्थिक आधार को नहीं जोड़ा जा सकता?
लेकिन यहाँ पे जब जाति की राजनीति आ जाती है, क्योंकि आर्टिकल 361 के तहत ST SC की सूची जारी करना संसद के अधिकार में है, आर्टिकल 341 के तहत। तो यहाँ पे वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है ना, वो आ जाती है। इसलिए अगर हम और भी विदेशों में भी आरक्षण की व्यवस्था देखें तो USA में किस प्रकार का आरक्षण होता है, वहाँ पर अश्वेत लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कनाडा में जो माइनॉरिटी है सिख लोगों के पास, स्वीडन में जिसको वो पॉजिटिव अफर्मेशन कहते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन यानी कि क्या, आरक्षण क्या है, एक तरह का पॉजिटिव अफर्मेशन है। जाके साउथ अफ्रीका में ऐसी व्यवस्था है कि किसी भी जगह पे आरक्षण में यानी कि 5 से ज़्यादा नहीं होगा। वहाँ पे खेल में भी आरक्षण है, क्योंकि खिलाड़ियों की संख्या भी 5 से ज़्यादा गोरे लोगों की नहीं होनी चाहिए। ऐसे मलेशिया में वहाँ के मूल निवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, जिनको भूमिपुत्र कहते हैं, क्योंकि वहाँ के जो मलेशिया के मूल निवासी हैं वो पढ़े लिखे कम हैं, और जो भारत से, चाइना से, दूसरे जगह से जो लोग आके वहाँ बसे हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। इसलिए जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और हमारे यहाँ पे आरक्षण का जो इतिहास देखिए तो सबसे पहले 1882 में जो हंटर कमीशन बिठाया गया था, जिसमें जाति के आधार पर आरक्षण की बात की गई थी। फिर 1851 में जो त्रावणकोर रियासत थी, त्रावणकोर रियासत में वहाँ के मूल निवासियों के लिए लोकल रिजर्वेशन की बात करी गई थी। 1901 में साहूजी महाराज, जो कि कोल्हापुर रियासत के महाराज थे, छत्रपति साहूजी महाराज ने, जहाँ पे उन्होंने लोकल रिजर्वेशन की बात करी थी। और उसके बाद 1908 में ब्रिटिश सरकार ने भी कुछ ऐसे प्रावधान किए थे, है ना। आरक्षण नीति की समीक्षा जो कि आर्थिक आधार पर किस प्रकार हो, इसके बारे में 2012 में हरियाणा गवर्नमेंट के प्रयास थे कि हरियाणा के एक कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने इस पर एक चर्चा रखी थी कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए। जब केरला सरकार ने 10 विश्वविद्यालयों में 10% और 7.5% आरक्षण जब इकोनॉमिक आधार पर किया, तो जब केरला हाई कोर्ट ने 2008 में इसको सही ठहराया था। उसके बाद ये आरक्षण मुद्दा है। उसके बाद एक CBC का मामला आता है। CBC है ना, विजिलेंस कमीशन है ने, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसका अमेंडमेंट 2021, यानी सरकार ने अभी CBI और ED के निदेशक के कार्यकाल को 5 साल बढ़ाने के लिए जो CBC एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया है ना। उसके खिलाफ कांग्रेस के जो भी नेता है उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी है। तो यू ललित की पीठ ने और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है CBC को और गवर्नमेंट को। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना कार्यकाल होना चाहिए, और 5 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। CBC एक्ट में अमेंडमेंट 2021 किया गया है। तो यू ललित की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट को ने नोटिस दिया है CBC को और गवर्नमेंट को। उसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, भारत बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है, बांग्लादेश का घुसपैठ हो रहा है, ये चलता रहता है बोल पाए बच्चन, ये कोई ज़्यादा कहीं काम का नहीं है। फिर शिक्षा दिवस है, तो शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक का क्या योगदान है और क्या स्थिति है, उसके लिए अभी स्थिति देखा जाए तो तदर्थ स्थायी शिक्षकों के बहुत सारे पद रिक्त खाली हैं और तदर्थ शिक्षक ज़्यादा हैं स्थायी शिक्षक के। UGC के अनुसार देखा जाए तो किसी भी शिक्षा संस्थान में तदर्थ शिक्षक वो 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 10% से कम शिक्षक होने चाहिए। लेकिन अभी किसी भी शिक्षा प्रणाली में 70 से 80% शिक्षक तो तदर्थ शिक्षक देखे जाते हैं। जब पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट जो कि आरक्षण और रोस्टर प्रणाली पर आधारित थी, है ना, आरक्षण और रोस्टर प्रणाली पर आधारित थी, उनको भी सही नहीं माना गया है। 2006 में काले कमेटी बिठाई गई थी, 2006 में काले कमेटी बिठाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट दी थी। जो काले कमेटी UGC की जो कमेटी थी उन्होंने DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग को जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो भी सही नहीं मानी गई है। अगर जवाहरलाल हिंदू यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो वहाँ पे 300 तक पद अभी रिक्त पड़े हैं, यानी रिक्तों की पद का सबसे बड़ा कारण है शिक्षकों में। फिर बोल बाय बच्चन चल रहा है, पाकिस्तान में हाहाकार है, ट्रस आगे चल रही है, सुनक पीछे चल रहा है, जो कि ब्रिटेन का PM बनना चाहता है। जज ने एक गर्ल से शादी कर ली और टाटा सन से साइरस मिस्त्री ये कुछ काम कर रही हैं। फिर मध्य प्रदेश लोक निजी संपत्ति नुकसान की वसूली एक्ट है ना। तो ये एक्ट है क्योंकि जो भी दंगे वगैरह होते हैं ना, उसमें दंगों में जो भी संपत्ति नुकसान होता है उसकी वसूली के लिए एक्ट बनाया गया था। लेकिन इसके खिलाफ एक याचिका दायर की गई है जो कि इंदौर की बेंच में है।
फिर एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है कि नेपच्यून और यूरेनस में डायमंड की वर्षा होती है, हीरो की वर्षा होती है। वो कैसे होती हैं? क्योंकि वहाँ पे जो मीथेन गैस पाई जाती हैं, CSO4 पाई जाती हैं, जब वो वाष्पमंडल के ऊपर उड़ जाती हैं, भाप बनती हैं, तो ऐसी स्थिति में जब उस पर दबाव पड़ता है तो कार्बन और हाइड्रोजन के आयन अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे कार्बन अलग हो जाता है तो वो हीरे का अपरूप बन जाता है इस तरह। तो अभी वैज्ञानिक ये शोध कर रहे थे कैसे प्लास्टिक से डायमंड बनाए जाए, प्लास्टिक से हीरा कैसे बनाया जाए। फिर अलग अलग तरह के वायरस आ रहे हैं। एक मंकी पॉक्स वायरस जिसमें स्किन डिजीज हो जाता है, जिस पे स्किन पर चकत्ते पड़ जाते हैं। फिर इस मंकी पॉक्स वायरस के सेम ही ऐसा टेमोडो वायरस है। फिर लंपी स्किन डिजीज है जो कि जानवरों में हो रहा है, गायों में हो रहा है, और ये इसका नहीं है। नेक्स्ट, अब एक नया मुद्दा जो हम अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे वो है 2022 में ट्विन टावर के एवोल्यूशन को लेकर। तो ट्विन टावर गिराए गए हैं, यानी रियल एस्टेट से संबंधित है, रियल एस्टेट सेक्टर इन द इंडिया, है ना। जब 2014 की जजमेंट आई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तब उन्होंने कहा था कि इन दोनों ट्विन टावर को गिरा दिया जाए, क्योंकि इन्होंने बिल्डिंग और सिटी प्लानिंग नॉर्म का उल्लंघन किया है। बिल्डिंग और सिटी प्लानिंग नॉर्म का उल्लंघन किया है, इसलिए इन तीन टावर को गिरा देना चाहिए, है ना। और इसी बात को लेकर उन्होंने फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में, बिल्डर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा 2021 में कि इन टावर को गिरा देना चाहिए और इनको हाल में गिरा गया है। लेकिन क्या इससे रेरा सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर में प्रभाव पड़ेगा? क्या इससे क्रम से रुक जाएगा? जो करप्शन एक मेजर इशू है, क्योंकि इरेगुलेटर हो रही है, अनियमितता हो रही है, कानून को प्रभाव नहीं पड़ता है, और नेता कर्मचारी और जो बिल्डर रहता है, जो अमीर आदमी, उनमें एक सीधा नेक्सस देखा जाता है ना। तो आपस में जुगाड़ करते हैं। इसके लिए सरकार रेरा एक्ट के लिए लाई थी। रेरा एक्ट का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, है ना। तो रियल एस्टेट के बारे में, तो रियल एस्टेट में आती है हाउसिंग, रिटेल, हॉस्पिटलिटी, कमर्शियल, है ना। एग्रीकल्चर के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला अगर वो व्यवसाय है वो है रियल एस्टेट सेक्टर। नीति आयोग के अनुसार 2020 में पूरी जो रियल एस्टेट की इकोनॉमी है वे 200 बिलियन है, जो कि आगे बढ़ने वाली है। तो 2030 तक 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी रेरा सेक्टर की, पूरे रियल एस्टेट सेक्टर की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन हो जाएगी 2023 में। और 2025 तक GDP का 13% जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर करेगा, यानी इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं। देखो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा धीरे धीरे रियल एस्टेट सेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि अर्बनाइजेशन 2015 में 40 से 42-45% तक लोग अर्बन पॉपुलेशन थी, जो कि 60 से 65% लोग 2030 तक अर्बन पॉपुलेशन बढ़े गए। तो रियल एस्टेट में जो अपॉर्चुनिटी है ना वो बढ़ती जाएगी। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम है। वनीयता, अफोर्डेबिलिटी कम है, यानी महंगाई बढ़ रही है धीरे धीरे, फ्लैट खरीदे नहीं जा सके, वो भ्रष्टाचार है, क्योंकि नेता उनके बाद एक अच्छा नेक्सस देखने को मिलता है। तो फाइनेंशियल मार्केट में भी वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, जैसे कोविड-19 और ये सारी प्रॉब्लम हैं। फिर यहाँ पे नियमों और लॉ का उल्लंघन है, जैसे कि ट्विन टावर बनाए गए थे सारे नियमों को, जहाँ पे एक गार्डन बनाना था लेकिन उसकी जगह ट्विन टावर बना दिए गए थे, तो सारे नियमों का उल्लंघन किया गया है। साथ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में की कमी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सही नहीं हो रहा है और उसकी कमी देखने को मिलती है। और साथ में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो कि रेरा एक्ट के तहत सारे ट्रांसपेरेंसी खत्म करने की बात करी गई थी। सरकार ने भी उसमें प्रयास किए हैं कि फ्लोर स्पेस एंड इंडेक्स रूल्स जो है उसको अमेंडमेंट किया है ना। हाउसिंग फॉर ऑल एक इनिशिएटिव है, रेरा एक्ट लाई है, स्वामी फंड है ना। रियल एस्टेट के तहत ARC बनाने की बात करी गई, जो डेप्ट रिस्ट्रिक्शन के लिए, यानी एसेट रिस्ट्रिक्शन कंपनी या डेप्ट रिस्ट्रिक्शन कंपनी है, उनकी भी बात कही है। फिर जैसे कोविड-19 के समय रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार के लिए मोरेटोरियम बनाया गया था, है ना। रेरा एक्ट में ऐसा प्रावधान है, रेरा एक्ट के बारे में बताते हैं। रेरा एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि 1500 या 1500 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर या 500 स्क्वायर फीट या 8 फ्लैट का कोई भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होगा वो रेरा में रजिस्टर होगा। लेकिन उसमें अनियमितता देखने को मिलती है। रेरा एक्ट के तहत रेरा अथॉरिटी बनाई गई है, जो कि कंप्लाइज करेगा और अपील को सुनेगा। तो उसके आगे आपको जाना है तो उसके बाद अप्लाइड अथॉरिटी है, अप्लाइड ट्रिब्यूनल, और अप्लाइड ट्रिब्यूनल के बाद सुप्रीम कोर्ट में।
तो ग्रीवेंस रिड्रेसल पूरा मैकेनिज्म है, इसकी तरफ पेनल्टी की भी सुविधा है। और इसमें एक चीज़ और है, टाइमली कंप्लीशन का एक सिद्धांत है जिसमें 70% पैसा बिल्डर को जो भी सेपरेट अकाउंट में रखना है, जो कि बायर से लिया गया है, उसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना है, दूसरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो बिल्डर हैं, जो लोगों से पैसा लेता है, पहले से प्लाट बेचते हैं, तो वो दूसरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं करना है, उसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना है। अगला है भारत और बांग्लादेश के रिलेशन पर। नेक्स्ट, तो प्रॉब्लम ये है कि हमें यह सोचना होगा क्या हमारे रिश्ते एक पार्टी से या देश से हैं। पहली बात तो ये, क्योंकि बांग्लादेश की मुख्य दो पार्टियां हैं, आवामी लीग और बांग्ला नेशनल पार्टी। आवामी लीग की जो मुख्य महिला जो अभी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री है, शेख हसीना, और वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसकी चीफ है खालिदा जिया। इन दोनों की ही सरकार रहती हैं। तो शेख हसीना जो कि मुजीबुर रहमान के परिवार से हैं, देखो जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1975 में, उसके बाद मुजीबुर रहमान की सरकार बनी थी और मुजीबुर रहमान और उनके परिवार और सबकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन जब भी आवामी लीग की सरकार आती है तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सुधर जाते हैं। जब भी बांग्लादेश नेशनल पार्टी आती हैं तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब हो जाते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये कौन सी पार्टी है, यानी कि आवामी लीग एक तरह से लिबरल पार्टी है और नेशनल पार्टी है वो रेडिकल पार्टी है, जो कि मुस्लिम चरमपंथी विचारों के साथ चलती हैं, है ना। तो ये इस तरह की पार्टियां हैं। तो उसके बाद हम देखें तो अभी जो मीटिंग होगी, अभी शेख हसीना जो कि भारत आए हैं, तो अभी किस किस चीज़ पर फोकस किया जाएगा, सेवा पर किया जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट उस पर बात की जाएगी, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बात की जाएगी, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर बात की जाएगी। और अभी हम कोटा फ्री एक्सेस दे रहे थे बांग्लादेश को, लेकिन अब भारत बांग्लादेश भी धीरे धीरे विकसित देशों की कैटेगरी में आ जाएगा, तो इसलिए हमें सेपा साइन करना जरूरी है। और अभी भी हम दोनों देशों को ट्रेड को देखें तो $10 बिलियन का ट्रेड दोनों देशों के बीच हो रहा है, $10 मिलियन का। और दूसरा जो कनेक्टिविटी का इशू है, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बांग्लादेश को कनेक्ट करने को, आसियान को, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बांग्लादेश तीनों को कनेक्ट किया जाएगा, तीनों को, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिर बांग्लादेश को आसियान से पूरा इस तरह कनेक्ट किया जाएगा। तो हाँ, और जो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे हैं, उसमें भी अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है बांग्लादेश भी इस कनेक्टिविटी के इशू में साथ देना चाहता है। जो भी इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे जो चल रही है, उसमें बांग्लादेश भी अपना कर रहा है। और साथ में जो मोंगला और चिटागोंग पोर्ट है बांग्लादेश में, वो अपना एक्सेस दे रहा है बांग्लादेश अपना। और साथ में तीस्ता नदी का इशू है, जो पानी के बंटवारे को लेकर बार बार समस्या बना हुआ है, उसको बांग्लादेश और भारत दोनों के बीच बात हो गई। और भूमि हस्तांतरण यानी 2015 में वो तो हो गया था, सुरक्षा को लेकर, साथ में इलीगल माइग्रेंट को लेकर वो बात चल रही है। माइग्रेशन एक बड़ा इशू है क्योंकि रोहिंग्या उधर से भाग के आ रहे हैं। 2015 में जब हमने NRC और CAA का इशू आया था, उस समय बांग्लादेश में भी आवाज़ उठाई गई थी। इसको टैकल करना है, हमें ये टैकल करना है कि हम अकेले एक पार्टी पर निर्भर नहीं रही, क्योंकि जब भी विपक्षी पार्टी आती है बांग्लादेश में, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ जाते हैं। फिर एक चाइना फैक्टर आता है। चाइना और बांग्लादेश बहुत सारे रिलेशन बढ़ रहे हैं, क्योंकि चाइना बांग्लादेश को हथियार बेचता है, रोहिंग्या इशू है, और धीरे धीरे पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन सुधर रहे हैं। तो सारी स्थिति आती है आवामी लीग की लिबरल पार्टी या नेशनल पार्टी वहाँ की रेडिकल की, जिसकी चीफ हैं खालिदा जिया। फिर तो फिर एज ऑफ कंसेंट, यानी कंसेंट की एज क्या होनी चाहिए। यहाँ पे कंसेंट का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स से। पोक्सो एक्ट 2012 में है, क्या सिस्टम है, या 18 साल से कम, यानी कि 17 ईयर गर्ल्स विद कंसेप्ट रेट, यानी 17 साल का गर्ल है, चाहे कंसेंट से सेक्स किया गया हो, लेकिन वो भी रेप की कैटेगरी में आएगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट केस यह है कि जिसमें शादी हो गई है, दूसरा केस है कि जिसमें शादी नहीं हुई है। तो फर्स्ट केस ऐसा है कि जिसमें शादी हो गई है, तो जब सिस्टम है कि जैसे कि एक हस्बैंड है जिसकी एज 20 या 21 है, गर्ल है जिसकी 17 साल है ना।
जब उनकी शादी हो गई है और कंसेंट विद सेक्स है तो ये भी पोक्सो एक्ट के तहत रेप की कैटेगरी में आएगा, है ना। लेकिन ये कानून की वजह से है, कानून की वजह से है। लेकिन जैसे कि हम पोक्सो एक्ट के तहत हैं, हाँ, तो उस पर क्या हुआ है, उसके हस्बैंड पर मुकदमा दायर किया जाता है। लेकिन विजय लक्ष्मी वर्सेज स्टेट 2021 मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा कि पोक्सो एक्ट का उद्देश्य यह नहीं कि किसी और लड़के को अपराधी घोषित करना, ये इसका उद्देश्य नहीं हो जाता, है ना। तो ये क्या है, ऐसी स्थिति में छोड़ा भी जाएगा। लेकिन जैसे कि ऐसी स्थिति है जब कि शादी नहीं हुई है, ऐसे में लड़के को फंसाया जा सकता है। तो ये पूरा मामला है। फिर दूसरा है वास कोलिशन। वास कोलिशन क्या है, वाटर सैनिटेशन हाइजीन कोलिशन। अभी इसकी बैठक हुई है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन कोलिशन, जिसका नाम है पानी साफ सफाई स्वच्छता। ये किसका इनिशिएटिव है, USAID यूनिसेफ का इनिशिएटिव है। ये यूनाइटेड स्टेट, है ना। तो USAID और USAID और यूनिसेफ वास कोलिशन इसका इनिशिएटिव है। वास कोलिशन इसका इनिशिएटिव। फिर भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा यूके को रिप्लेस करके। सबसे पहले आ रहा है चाइना, USA, फिर चाइना, फिर जापान। तो सबसे पहले नंबर पे USA, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे जापान, चौथा जर्मनी और 5वें नंबर पे भारत हो जाएगा। लेकिन 2029-30 तक तीसरे नंबर पे भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और पहले नंबर पे चाइना होगा, दूसरे पे USA होगा और तीसरे पे भारत होगा। लेकिन अभी है USA, चाइना, जापान, जर्मनी, लेकिन फिर होगा चाइना, USA, भारत, है ना। अगर पर कैपिटा इनकम में देखा जाए तो भारी डिफरेंस है यूके और इंडिया में। 47,000 यानी $47,000, इंडिया की है $2,500। ये क्या पर कैपिटा इनकम में बहुत डिफरेंस है। फिर राजद्रोह कानून क्या है, इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 124A के तहत राजद्रोह कानून बनाया गया था। यानी आर्टिकल 19 में भी कहा गया है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। फिर साथ में UAPA एक्ट में भी राजद्रोह कानून की बात होती है। NCRB की रिपोर्ट अभी हाल में बताती है कि 2014 से 21 तक 475 मामले राजद्रोह कानून के दर्ज किए गए हैं, जिसमें 69 मामले तो असम में ही हैं। फिर दूसरे नंबर पर हरियाणा आता है, लेकिन 69 मामले तो असम में ही दायर कर दिए गए राजद्रोह के मामले। हाँ, 2020 में रिसेंट में 73 मामले, 475 में से 73 मामले तो 2020 में दर्ज किए गए थे। राजद्रोह के मामलों की संख्या बढ़ रही है। 76 केस दायर किए गए। IPC का जो सेक्शन है 124A जेम्स स्टीफन ने ऐड किया था। IPC केस याद करने के लिए एक इम्पोर्टेंट केस याद करना जरूरी नहीं है। केदारनाथ सिंह वर्सेस बिहार राज्य केस 1962। केदारनाथ सिंह वर्सेस बिहार राज्य 1962। तो केदारनाथ मामले में केदारनाथ वर्सेस बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने यह क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि आपको केवल सीरियस कंडीशन में ही राजद्रोह का मामला करना चाहिए। किसी हिंसा के आधार पर आप राजद्रोह का मामला नहीं कर सकते। अगर वो ही सरकार के साथ वैमनस्य उत्पन्न करता हूँ, आतंकवाद फैलाता हूँ, ऐसी स्थिति में राजद्रोह का मामला किया जा सकता है, साधारण मामले में नहीं। तो केदारनाथ सिंह मामला किससे संबंधित 1962 का, राजद्रोह संबंधित। INS विक्रांत भारत की स्वदेशी निर्मित विमान कोष हैं। और एक इम्पोर्टेंट जो आप याद कर सकते हो कि S सोमनाथ जो इसरो के चेयरमैन हैं। तो धन्यवाद। तो आज हमने 5 सितंबर का पूरा ही किया है। अब डेली न्यूज़ अपडेट होगी।